am Gaurav and you are watching Power of Learning. So our today's session is about concept of electric potential energy and electric potential at a point. This topic is very important and this is very simple also, but it may be complicated if you don't understand the main concept and important concept of the electric potential at a point and electric potential energy. So today I will explain you all the stuff in very simple way so that you can grasp all the things which I want to provide you. Right? So let's start the topic. Okay, चलिए शुरू करते हैं फिर. ठीक. So before going through this topic, I will start with this topic with a simple intro or short intro. I will give you a short intro about electric potential energy and electric potential. Right. So I can start it with a real life examples or examples around you. So it or your common observations around you. So it is our common observation that water flows from higher level places at higher level to a places lower level, irrespective of the amount of water at both the levels. कहने का मतलब ये है कि वाटर हमेशा एक ऊंचे प्लेस से, एक ऊंचे स्थान से निचले स्थान की तरफ जल का प्रवाह होता है. जल वाटर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है. ठीक है. इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एट बोथ लेवल्स, इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों प्लेसेस पर वाटर का अमाउंट चाहे जो भी हो, इररेस्पेक्टिव मींस होता है के बिना, यानी पानी का जो अमाउंट है वो दोनों लेवल्स पे अलग अलग हो, उस पर डिपेंड नहीं करता वाटर का फ्लो. वाटर का फ्लो डिपेंड करता है कितना लेवल राइज किया गया. अगर दोनों प्लेसेस का लेवल सेम होगा, यानी उनके हाइट लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो वाटर फ्लो नहीं होगा, चाहे इस प्लेस पे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हो, इधर कम हो. ठीक है. इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक छोटा सा कंटेनर है और यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर है और यहाँ पे कुछ पानी है और ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कंटेनर है. तो बड़े से कंटेनर में यहाँ थोड़ा ज्यादा पानी होगा, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा इसमें. और यहाँ एक पाइप लगा दी मैंने. तो अब ये बताइए मुझे, क्या पानी इस कंटेनर से इस कंटेनर में फ्लो करेगा या इस कंटेनर से कंटेनर में फ्लो करेगा? वाटर फ्लो नहीं करेगा इस केस में. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों का ग्राउंड से लेवल क्या है, सेम है. क्योंकि दोनों ग्राउंड पे ही रखे हैं, तो दोनों का लेवल क्या है, सेम है. तो वाटर फ्लो नहीं करेगा इस केस में. तो वाटर फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कंटेनर को, किसी भी एक कंटेनर को, चाहे बड़ा कंटेनर या छोटा कंटेनर, किसी भी एक कंटेनर को क्या कर दूं मैं, किसी भी एक कंटेनर को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा इसका लेवल हाई कर देता हूँ. राइट. ओके, चलिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा लेवल मैं हाई कर देता हूँ. ये अब इसको मैं जोड़ देता हूँ पाइप से इस तरीके से. और ये मेरा ग्राउंड है. ग्राउंड से कुछ हाइट पर ही हो गया. अब क्या होगा, वाटर का फ्लो कहाँ स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका लेवल राइज हो गया है, तो वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. हालांकि इसमें पानी ज्यादा है, इस वाले में इसमें पानी कम है, तो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है. राइट. ओके. नेक्स्ट, सिमिलरली heat, in case of heat is transferred from a body at higher level, a body at higher temperature. This is body A and this is body B. So ये मेरी हॉट बॉडी हो गई. हॉट बॉडी का ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई होगा और ये कोल्ड बॉडी, इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा. तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ये हो जाएगी हीट फ्लो की डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, irrespective of the amount of heat of the both bodies. तो दोनों बॉडीज का जो भी हीट कैपेसिटी होगी
वो चाहे अलग अलग हो या किसी की ज्यादा हो किसी की कम हो, उस पर डिपेंड नहीं करने वाला। ठीक है, जैसे मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ दिखा देता हूँ छोटा सा, कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 100 ml वाटर एक ग्लास में, और दूसरी ग्लास में, ठीक है, मतलब एक ऐसा कोई मैंने यहाँ पे जो भी कंटेनर लिया है वो हीट कंडक्टिंग कंटेनर है, मतलब वहां से हीट पास हो सकती है। ठीक है, तो हीट कंडक्टिंग कंटेनर है, कोई मेटल का ही ले लिया मैंने, मेटल ग्लास है, मेटालिक ग्लास है, उसमें पानी ले लिया 100 ml, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 500 ml ले लिया, यहाँ पे 100 ml लिया और यहाँ पे 500 ml ले लिया। ठीक है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में मैं लाता हूँ, तो किसी भी तरीके से कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ना तो इस ग्लास से इस ग्लास में, ना तो इस ग्लास से इस ग्लास में। ठीक है, किसी में कोई भी टेम्परेचर नहीं होगा पास। ठीक है, कोई भी पास नहीं होगा। अब देखिए, अगर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो, तो हीट हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ क्या होगी, मूव करेगी, उधर हीट का फ्लो होगा। तो मैं बताने वाला था कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी का मतलब ये समझ लीजिए आप कि मतलब उसके अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब है, ये समझिए, कितनी हीट एब्जॉर्ब है ये समझिए। ठीक है, कितनी हीट एब्जॉर्ब है, तो उसके लिए देखिए, अगर मैं 100 ml वाटर का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं Q1 हीट देता हूँ, और इस 500 ml वाले बीकर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें Q2 हीट देनी पड़ेगी। तो मुझे आप बताइए किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। 100 ml के पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए Q1 हीट दे रहा हूँ, और 500 ml वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं Q2 हीट दे रहा हूँ। तो कौन सी ज्यादा होनी चाहिए आपके हिसाब से, Q2 हीट ज्यादा होनी चाहिए, Q2 हीट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, यानी इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो किसी की भी हीट कैपेसिटी ज्यादा हो या कम हो, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड करेगा क्या, डिपेंड करेगा कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है। अगर 500 ml वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, यानी उसको मैंने बहुत ज्यादा गर्म किया, यानी बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा पहली बात, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा हीट कंटेंट है। 100 ml में क्या हीट कंटेंट कम है, क्योंकि उसका टेम्परेचर राइज राइज करने के लिए हमें कम हीट देनी पड़ेगी, उसकी हीट कैपेसिटी कम है। तो अगर मान लीजिए 100 ml का हीट कैपेसिटी कम है लेकिन उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और 500 ml हीट कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन उसका टेम्परेचर कम है, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, 100 ml वाटर से 500 ml वाटर। इसी तरीके से सिमिलरली कंसेप्ट है किसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस का होता है। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव्स फ्रॉम a body at higher potential to body at lower potential। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो भी क्या होते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। राइट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, irrespective of the concentration of the charges at both point। तो दोनों पॉइंट्स पर चार्जेस का जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है चार्जेस का फ्लो। चार्जेस का फ्लो किस पे डिपेंड करता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द बोथ पॉइंट्स। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्जेस फ्लो करेंगे। और बाय कन्वेंशन इट इज कंसीडर्ड एज, बाय कन्वेंशन इट इज considered that a positively body has higher potential as compared to a body with negatively charged। कहने का मतलब है जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका पोटेंशियल होता है कम। राइट, और कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस की बात मैं कहूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन होता है उसको डिटरमाइन करते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस। एंड this will be increased by bringing some charge at that point।
यानी हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं अगर हम क्या करें, उस पॉइंट पर किसी चार्ज को हम लेके आए। दिस विल बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग सम चार्ज एट दैट पॉइंट। इसका पोटेंशियल बढ़ कैसे जाएगा, चार्ज लाने से बढ़ इसलिए जाएगा, इन डूइंग सो ऐसा करने में होगा क्या, वी विल डू सम वर्क, हम कुछ काम करेंगे उस चार्ज पर वहां तक लाने में, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हम काम करेंगे चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में, वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा चार्ज में। बेसिकली चार्ज में नहीं स्टोर होता है, वो चार्ज इसमें स्टोर होता है, वो स्टोर होता है उस सिस्टम में। जो पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती हो, वो क्या होता है, वो होता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। और टेक्निकली कहें तो उन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मुद्दे की बात करते हैं। सिंपल सा थोड़ा सा इंट्रो है, मैं पहले वाली वीडियोस का थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ, शायद पहले वाली वीडियो मैंने इसकी थोड़ी सी ये डिस्कस किया था ये सब चीजों का। तो अभी अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। चलिए मेन मुद्दा हमारा जो है इस पे आ जाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ। ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ई पी ई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझना है तो आप सीधे तौर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपी, दोनों काफी सिमिलर हैं अपने तरीके से। तो अभी मैं उस पर इतना ज्यादा नहीं चाहूंगा, नहीं तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, सीधे मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, इस पॉइंट पर एक मान लीजिए मैंने एक चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, और इससे कुछ दूर पर मैंने एक पॉइंट पर एक चार्ज रखा, पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज रखा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इस चार्ज पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, यानी इस चार्ज की एक पोटेंशियल एनर्जी है कुछ ना कुछ यहाँ पे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर आप ये जो हमारा चार्ज है इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और ये सोर्स चार्ज को हम क्या मानते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज इमूवेबल चार्ज या फिक्स्ड चार्ज। ये कैसा होता है, फिक्स्ड चार्ज, यानी सोर्स चार्ज को अगर हम फिक्स कर दें, इसको हम क्या मानते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, इस चार्ज, ये स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक, ये क्या है, फिक्स है। ठीक, अब मुझे बताइए, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, इसकी कुछ ना कुछ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ इस पूरे सिस्टम की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो अगर ये चार्ज और ये चार्ज पास में रखे हुए हैं तो ये दोनों के बीच क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। ये चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और रिपल्सिव फोर्स के कारण होगा क्या, ये चार्ज जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, कॉन्टिन्यूअसली इस पे एक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका एक्सेलरेट करने लगेगा चार्ज, यानी इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कॉन्टिन्यूअसली लगेगा, लेकिन कांस्टेंट नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये चार्ज इससे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन फोर्स तो कॉन्टिन्यूअसली लग रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो एक पॉइंट पर इसकी स्पीड बढ़ने से क्या हो जाएगी, इस चार्ज में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब इसमें ये क्या कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा। जब ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, क्योंकि इस चार्ज की इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी।
और यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, यानी इस पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, ठीक। तो जो चेंज हो गई और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, ठीक। ओके, तो अब इसको समझने के लिए यहां से आप देखें, मैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, किसी एक चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है एट अ पॉइंट, अब एट अ पॉइंट कहने का मतलब क्या है? एट अ पॉइंट कहने का मतलब ये है, अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा है तो इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ये चार्ज मैं उठा के यहाँ रख दूं तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस पॉइंट पर कुछ और होगी, इस पॉइंट पर कुछ और होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होगी, ठीक। और इससे डिफाइन कैसे किया जाता है, परिभाषित कैसे किया जाता है? एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना होगा, जितना वर्क डन करना होगा, वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, या हम कहें उस सिस्टम की वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी इसी प्लस टू चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आए, अगर इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आए, उस पॉइंट तक लाने में हमें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है? प्लस चार्ज है। मैं अगर यहाँ पे लेके आऊंगा चार्ज को तो ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, ये वाला जब चार्ज रिपेल करेगा तो हमें उस चार्ज को लाने के लिए करना होगा, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा, और यही वर्क डन इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। इसमें स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर ये, ठीक। अब ये मुद्दा आता है कि भाई यहाँ इन्फिनिटी से क्यों लाया जाता है, इन्फिनिटी से क्यों ला रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक हम एग्जांपल देखते हैं, उसकी मदद से आप समझ पाओगे। तो चलिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख लेते हैं। यहाँ मैंने बना लिया है और इन दोनों को हम ऊपर की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, और ऊपर चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आ गया है ये, सॉरी, ठीक आ गया पोजीशन पे। चलिए इसको मैं यहाँ के किनारे कर देता हूँ, ठीक है। अब हो गया काम, ठीक है। चलिए यहाँ से एक कटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग है, और ये क्या है? ये वॉल है, एक रिजिड वॉल है, ये मूवेबल इमूवेबल वॉल है, मतलब ये वॉल आगे पीछे नहीं होगी। और ये स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लेंथ पर है, और ये जो ब्लॉक है वो आगे भी मूव कर सकता है और पीछे भी आसानी से मूव कर सकता है। तो अभी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो स्प्रिंग है वो अपनी क्या है? नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ पे है मतलब ना तो कंप्रेस्ड है ना ही इलोंगेटेड है, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ पर, अगर ये नेचुरल लेंथ पर है तो दिस
spring is not able to push outward the block and push inward the block, ना तो ये स्प्रिंग इस पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा पाएगी, ना तो इसे अंदर खींच पाएगी, ना तो इसे बाहर धकेल पाएगी, दोनों में से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यानी इसकी स्प्रिंग की जो एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। स्प्रिंग की ताकत क्या है, जीरो है। यानी इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी इस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग पा रहा है, यानी इस पे एफ जीरो है। अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को अब हम थोड़ा से क्या करते हैं, इसे उसको हम थोड़ा सा धक्का लगाते हैं पीछे की तरफ। अब इसको हमने क्या करा, धक्का लगाकर आगे बढ़ा दिया ब्लॉक को, धक्का लगाकर आगे बढ़ा दिया ब्लॉक को। इससे होगा क्या, स्प्रिंग हो जाएगी कंप्रेस, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। धक्का लगा के हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यानी कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे वर्क कर दिया। इस ब्लॉक पर हमने क्या कर दिया, कुछ ना डब्ल्यू, मान लीजिए डब्ल्यू काम कर दिया। डब्ल्यू काम करने से, डब्ल्यू वर्क डन करने से स्प्रिंग क्या हो गई, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब जितना हमने वर्क डन किया वही वर्क डन अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं है, वो कंप्रेस्ड है। अब कैसे हम जानेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, इसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे अगर हम ब्लॉक रखते हैं, कोई छोटा सा ब्लॉक रख देते हैं जो कि सिस्टम से बाहर है, एक दूसरा ब्लॉक। और अभी जो हमने इस ब्लॉक को धकेल रखा था, अब इसको हम क्या करते हैं, छोड़ दें। अगर जैसे छोड़ेंगे हम तो ये ब्लॉक इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इस ब्लॉक पे कौन फोर्स लगाएगा, इस ब्लॉक पर ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, और इस स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पर, और ये ब्लॉक लगाएगा इस ब्लॉक पर फोर्स। जिससे क्या होगा, ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा विद अ सर्टेन स्पीड। मान लेते हैं भी स्पीड से ब्लॉक यहाँ आ गया, तो यानी भी यानी इसकी कितनी है, कुछ ना कुछ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई इस ब्लॉक की। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ये आई कहां से, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। जैसे ही हमने इस ब्लॉक को छोड़ा, वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई और इस ब्लॉक को धकेलना स्टार्ट कर दिया, इस ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर दिया। और बल्कि इस केस में अगर हम ब्लॉक को रखते हैं तो उस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग पाता, क्योंकि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या थी, जीरो थी, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं थी। तो अगर हमें इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करें कि जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जिसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये स्प्रिंग यानी इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, यानी किसी तरह का कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं था। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, यानी उस पर फोर्स जीरो था, तब से लेकर जिस इस पोजीशन तक लाने में जितना वर्क डन हमने किया, वही इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है आपको? इस पूरे सिस्टम पहले वाले ब्लॉक में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इस पूरे सिस्टम के पास किसी तरह की कोई ताकत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो यानी फोर्स क्या है, जीरो। क्योंकि हमें क्या करना, हमें ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे, तो उसके लिए हम क्या करें, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक लाने में, यानी इस ब्लॉक को धक्का देकर सिचुएशन से लाने में, सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, कोई ताकत नहीं था, फोर्स जीरो था,
इस सिचुएशन तक लाने में जितना वर्क हमने किया वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में स्टोर हो गई, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो बस बेसिकली हम भी यहाँ पर वही करते हैं, यहाँ पे हम वही करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे भी हम वही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम इस प्लस क्यू चार्ज को उस पॉइंट तक ले जाएंगे जहां इस पर फोर्स 0 हो, और जहां इस पर फोर्स 0 है उस पॉइंट से जहां का हमें पोटेंशियल एनर्जी, जिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी मुझे फाइंड करना, वहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, या वही पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस चार्ज को हम कहाँ ले जाएं कि इस पे फोर्स 0 हो जाए, क्योंकि अभी तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स तो लग ही रहा है, ये तो फिक्स है ये वाला चार्ज, लेकिन यहाँ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसको ये रिपेल कर रहा है। तो अगर इस चार्ज को मैं कुछ दूर ले जाऊं, 200 किलोमीटर दूर ले जाऊं, 300 किलोमीटर दूर ले जाऊं, 1000 लाख करोड़ कहीं पर भी ले जाऊं, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। भले ही उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। मान लीजिए, तो हम बेसिकली करते क्या, हम क्या ले जाते हैं, चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हैं। इनफाइनाइट एक क्या है, कंसेप्ट है, रियलिटी नहीं है, ठीक है। हम ले तो नहीं जाते, हम एक तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट पे ले जाने पर क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा उन दोनों के बीच। एक बार मैंने आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था इसके पहले वाली वीडियो में, तो वहां मैंने बताया था जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स में, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ में दो मासेस के बीच लगता है क्या, फोर्स लगता है, जो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरीके से आप पूरा हमारा क्या कूलॉम्स लॉ था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो जो दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, मतलब इन दोनों के बीच जो स्पेस है उस वो क्या है, फ्री स्पेस है, इसलिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, इनटू Q1 Q2 अपॉन, जैसे वहां M1 M2 होता था, यहाँ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। जैसे वहां पे कैपिटल G कांस्टेंट था, ऐसे यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, वहां वैल्यू थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 9 अप्रॉक्स 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होती है इसकी, ठीक है। अब मुझे बताइए, जैसे क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर मैं उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं इसमें इस डिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इनफाइनाइट बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इनफाइनाइट बढ़ा दिया, तो फोर्स लगभग लगभग क्या होने जाएगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। यानी आर अगर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, आर एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, तो फोर्स एक बहुत छोटा नंबर होगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे उन दोनों की डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, इनफाइनाइट की तरफ आर एक्सटेंड करेगा तो फोर्स 0 की तरफ बढ़ेगा। यानी अगर हम इस चार्ज को इनफाइनाइट पर रखते हैं, इनफाइनाइट पर रखते हैं तो इनफाइनाइट पे फोर्स होगा 0, मतलब वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स 0 है, इस पे किसी तरीके का फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे इस केस में था पोटेंशियल 0 था, कोई तरह का फोर्स नहीं लग रहा था। तो अगर इनफाइनाइट पर फोर्स 0 होगा, इस ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो हम पोटेंशियल क्या है, 0। तो हम P इज पोटेंशियल 0 से क्या करेंगे, अब इस चार्ज को लेकर आएंगे पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर लाकर चेक करेंगे, उस पॉइंट पर लाएंगे, उस पॉइंट पर लाने पे जो वर्क डन करेंगे वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यही कारण है कि हम कहाँ करते हैं, कहाँ से लाते हैं, हम लाते हैं इनफाइनाइट से। जैसे यहाँ पे हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे पता कि हमने इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाने तक जितना वर्क डन करा हमने
वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे 4 जीरो था, तो फिर जहाँ 4 जीरो से यहाँ तक लाने, तो यहाँ पे भी इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक दो बार वीडियो रिवाइंड कीजिए और एक दो बार देखिए, समझ में आएगा। इसलिए मैं पूरा हिंदी में ही बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सोर्स चार्ज Q, कैपिटल Q, और ये टेस्ट चार्ज, इसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अभी आगे मैं बताता हूँ टेस्ट चार्ज क्या होता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है एक्चुअली, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। इनटू डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों सोर्स चार्ज और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ये होता है वर्क डन। तो ये वर्क डन कैसे आया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आया, इसको अभी इस डिराइव नहीं करेंगे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या इंटरमीडिएट क्लासेस में पढ़ेंगे आप। तो अभी मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको बता पाऊँ, सही तरीके से समझा पाऊँ, इसलिए इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए, तो ये जो वर्क डन है, यानी इस चार्ज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई R। तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में, यानी इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस आर है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच डिस्टेंस आर है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई R। अगर मैं सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं, यानी सोर्स चार्ज को बहुत बड़ा चार्ज बना दूं, अगर बहुत बड़ा चार्ज हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो, अगर इस कैपिटल Q और ये वर्क डन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इस चार्ज को बढ़ाने पर वर्क डन बढ़ जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होगा तो इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हमारा Q चार्ज है, अगर इसके भी मैग्नीट्यूड को हम बढ़ा दे तब भी वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। चाहे इसके मैग्नीट्यूड को हम बढ़ा दे सोर्स चार्ज के या टेस्ट चार्ज के, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ जाता है और हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो जितना वर्क डन करते हैं वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यही U पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इस W के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम था तो यहाँ पे मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, चार्जेस का है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और इधर ये होगी हमारी मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया आपको। अब इस बात करते हैं इस आर की। अब आर, अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा से, अगर मैं आर को बढ़ाऊं, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो वर्क डन कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी तो वर्क डन बढ़ेगा। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा सोर्स चार्ज प्लस Q है और यहाँ इन्फिनिटी से किसी प्लस स्मॉल Q चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q को इस पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क डन करेंगे। मान लेते हैं इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच डिस्टेंस मान लेते हैं R1 है। अब उसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा,
वही प्लस क्यू चार्ज है, उसको थोड़ा सा आगे ले गया। अब यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R2, जो कि कम है R2। R2 R1 से क्या है, R2 लेस देन R1 से। R1 तो यहाँ से यहाँ तक है, R2 यहाँ तक है। तो यहाँ से इन्फिनिटी से यह इस पॉइंट तक लाने में मान लेते हैं W1 काम करना पड़ेगा। अब इसी चार्ज को मैं थोड़ा और आगे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, मान लेते हैं W वर्क करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मान लीजिए W डैश, वो किसके बराबर होगा, W1 प्लस W2। कहने का मतलब ये है, यानी जितना सोर्स चार्ज के नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। डेफिनेटली इस W यहाँ से इन्फिनिटी से चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में W1 काम करना पड़ा। अब इसी इन्फिनिटी से वही चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें W2 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो W डैश इस पॉइंट पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W डैश वर्क डन करना पड़ेगा। इसको हम इरेज कर लेते हैं, मेक सम स्पेस। चलिए स्पेस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं स्पेस। चल ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमें पता लगा जितना वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ये आती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज से हम यहाँ पे एक पॉइंट पर एक 2 कूलम का चार्ज लाते हैं, क्या लाते हैं, 2 कूलम का चार्ज लाते हैं इस पॉइंट जो कि R डिस्टेंस पे है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, जितना वर्क डन करना होगा। मान लीजिए इसे U1 नाम देते हैं, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज इनटू ये 2 कूलम डिवाइडेड बाय R। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे 2 कूलम की जगह पे मैं 3 कूलम का चार्ज ला के रखूं, पॉजिटिव 3 कूलम चार्ज, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 3 कूलम बाय R। तो बढ़ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने 2 कूलम से 3 कूलम कर दिया। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक खास पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम इस तरीके से बता सकते हैं, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R इनटू 3 कूलम। अगर यहाँ 2 कूलम चार्ज रखते हैं तो यहाँ 2 कूलम कर देंगे, 3 कूलम रखते हैं तो 3 कूलम कर दिया जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन एक कॉमन एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, जो कि इस पॉइंट से एसोसिएटेड है। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट को चेंज नहीं कर रहे हैं। इस पॉइंट पर हम अलग अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज रख रहे हैं। तो ये खास पॉइंट है, इस खास पॉइंट पर ये जो एक्सप्रेशन है, इस पॉइंट से क्या है, एसोसिएटेड है, एक पॉइंट रिलेशन है, एक पॉइंट रिलेशन है, एक पॉइंट एसोसिएशन है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इस पॉइंट से एसोसिएटेड है। अब अगर हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जानना है, 4 कूलम चार्ज को अगर इस पॉइंट पर लाते हैं, तो क्या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसे पता करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसमें इनटू कर देंगे उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक पॉइंट रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी एक पॉइंट का होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक सिस्टम की होती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि एक खास पॉइंट का होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करूं, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर मैं दोनों तरफ, यानी क्या हो जाएगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अगर इस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कहने का मतलब क्या होगा, अगर ये जो 3 गुलाम चार्ज है इसको मैं क्या कर दूं, इस 3 गुलाम चार्ज को, अब क्या कर दूं इसको, अगर मैं 3 गुलाम से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो 3 गुलाम से 3 गुलाम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम डिफाइन करते हैं किससे, वी से। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। कहां से वर्क डन, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, यानी W डिवाइडेड बाई 3C, मतलब क्या है, 3 गुलाम यानी चार्ज। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाता है, W बाई Q हो जाता है। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, W बाई Q, यानी इसको हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ बताया है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अब एट अ पॉइंट को कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, किसी खास पॉइंट का होता है पोटेंशियल, अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यानी टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है। यानी स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज कैसा चार्ज होगा, 1 कूलम का चार्ज होगा। 1 कूलम का चार्ज, अगर यूनिट चार्ज हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आए, तो उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसको मैं एक दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकता हूँ, इसे एक दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकता हूँ, यहाँ आप देखिए, इसे एक दूसरे तरीके से ऐसे कह सकता हूँ मैं, जैसे मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई R। मैंने बताया ये जो एक्सप्रेशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर मैं ये जो टेस्ट चार्ज है, अगर ये टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो, 1 कूलम हो, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, यानी U हो जाएगा V के बराबर। यानी अगर हम इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट पर लेकर आने में जितना वर्क डन करेंगे, या सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पॉइंट पी पे हम +1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं, सिस्टम की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी 1 यूनिट कूलम चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं Q की जगह 1 कूलम रख दूं, तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, जो कि V के बराबर है। इसी तरीके से आप 1 वोल्ट को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना होगा, तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आपने पढ़ा भी होगा, अभी मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, अभी फिलहाल यहाँ दिखा देता हूँ। V इक्वल टू W बाई Q। अगर
एक 1 कूलम चार्ज को पॉजिटिव हमेशा लेते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। 1 कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो जो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो 1 जूल पर कूलम होगा, जिसे हम 1 वोल्ट भी कहते हैं। जूल पर कूलम का यूनिट वोल्ट भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा काफी ज्यादा लंबी हो गई वीडियो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंड करना चाहूंगा इसको थोड़ा सा बता के, फिर आगे की वीडियो किसी और दिन हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, द पोटेंशियल इज पॉजिटिव एट अ पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है एक पॉइंट पर। इन द विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स आसपास, नियर बाई अ पॉजिटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज के नजदीक किसी पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, क्यों? सिंस वर्क हैज टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और हम वर्क करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, पॉजिटिव होगा। रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं। While it is negative at a point in the vicinity of negative charge, due to negative charge, since the attractive force on the test charge due to negative charge does work by itself. होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे सोर्स चार्ज मैंने रखा है पॉजिटिव, और यहाँ इन्फानाइट पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है -q, एक नेगेटिव चार्ज है इन्फानाइट पे, तो इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में क्या हमें कोई वर्क करना होगा? हमें तो कोई वर्क नहीं करना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम अपनी एनर्जी खुद खर्च करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये चार्ज खुद धीरे 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 इस पॉइंट पर आ जाएगा। और इस पॉइंट पर हम क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पता करने इस पॉइंट पर हम रोक देंगे। अब ये जब चार्ज यहाँ से अट्रैक्ट होने लगेगा तो इधर की तरफ आना स्टार्ट करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इस पॉइंट पर हम जिस पॉइंट पर हम पता करना चाहते हैं वहां पे हम रोक देंगे उसको, और रोकने पे क्या होगा, उसकी वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी, उसकी वो काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, यहाँ पे ये बदल जाएगी। तो यहाँ पे सिस्टम खुद, यहाँ पे इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब ये काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती गई, इसकी एनर्जी कैसे बढ़ रही है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, यानी ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, मतलब सिस्टम खुद अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, खुद कम कर रहा है, तो 0 से और डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम खुद वर्क करेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इसका आगे का हम आगे वीडियो में और अच्छे चर्चा करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई है, 50 मिनट्स के अराउंड हो गई वीडियो। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया कहीं पे तो आप जरूर कमेंट करके लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। तो मुद्दा जो था ये था कि हम इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं चीज को। आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग थी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा था। कैसे पता लगेगा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, आप उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के सामने एक छोटा सा ब्लॉक रख दो, क्या वो स्प्रिंग या ये ब्लॉक उस छोटे से ब्लॉक को धक्का दे पा रहा है, किसी तरह कोई एनर्जी नहीं है उसमें, किसी तरह कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के उसी ब्लॉक को, बड़े वाले ब्लॉक को अगर हम पुश करें तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। पुश करने पर फोर्स लगाने, फोर्स लगाकर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वर्क डन कर रहा है, इसका मतलब हमने वही वर्क डन उस कंप्रेस्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगी। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है कैसे समझेंगे, उसके सामने बगल में एक छोटा सा ब्लॉक रख देंगे, और जैसे हमने इसे धक्का देकर रखा था बड़े वाले ब्लॉक को, उसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने से वो छोटा वाला ब्लॉक क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और वो एनर्जी मिली कहाँ से,
स्प्रिंग ने ब्लॉक कर दिया, उसने बड़े वाले ब्लॉक में छोटे वाले ब्लॉक कर दिया। तो अगर सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं तो हम कैसे पता करेंगे? पहले वाली सिचुएशन में जहां उस पर फोर्स जीरो था, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, उस फोर्स जीरो से लेकर इस सिस्टम तक लाने में, इस सिचुएशन तक लाने में जो वर्क डन करना होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वही सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ जीरो होगा? इन्फानाइट पे होगा। बाई कूलम्ब्स लॉ आपको बताया मैंने, आर जितना ज्यादा दूर होगा, आर इन्फानाइट की तरफ बढ़ेगा तो फोर्स जीरो की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा लेकिन जीरो की तरफ बढ़ेगा, तो इन्फानाइट हम समझते हैं फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो उस यूनिटी से उस पॉइंट तक पर हम चार्ज को लाते हैं जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। तो ये सब बेसिकली सब आइडिया था। तो अगर आप इस वीडियो को देखते रहिए, और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप ऑनलाइन वीडियो लगातार देख रहे हैं, 3 to 4 आवर्स देख रहे हैं, तो आपकी आंख खराब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आपके मोबाइल में ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे टॉगल बटन में आपको वहां पे मिल जाएगा रीडिंग मोड। तो रीडिंग मोड ऑन कर लीजिए। रीडिंग मोड ऑन करने के बाद पढ़िए। अगर रीडिंग मोड वहां पे नहीं आ रहा तो आप सेटिंग में चले जाइए, तो वहां डिस्प्ले की सेटिंग में आपको रीडिंग मोड मिल जाएगा या एडिशनल सेटिंग में मिल जाएगा। रीडिंग मोड ऑन करने से क्या होगा, जो डिस्प्ले से ब्लू लाइट निकलती है जो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होती है, आंख में ज्यादा लगती है, आंख खराब होती है इससे, तो डिस्प्ले से वो ब्लू लाइट निकलना बंद कर देगा। तो आपको थोड़ा सा ये स्क्रीन येलोविश दिखाई देगी, तो आप अच्छे से स्क्रीन पर ध्यान से क्या लिखा है वो देख पाएंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली देखते रहते हो। तो आप रीडिंग मोड पे पढ़िए। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।